नमस्कार दोस्तों, ऑल टाइम टॉपर्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ पढ़ा था, यानी न्यूटन का द्वितीय नियम। उसके बारे में थोड़ा जाना था, आज हम उसको पूरा पढ़ेंगे और उससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। अच्छे से समझना है, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना है। तो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो छोड़ा था ये डेफिनेशन लिखा था कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। डेफिनेशन क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। अब संवेग क्या होता है भाई? ये चीज़ तो हमको समझ में आ गया। बल क्या होता है? किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, वो क्या कहलाता है? बल। लेकिन संवेग क्या होता है? स का मतलब होता है समान और वेग का मतलब होता है वेग, यानी किसी भी वस्तु का समान वेग क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। संवेग को हम बोल सकते हैं मोमेंटम। तो संवेग होता है p, इसको डिनोट किससे करेंगे? p से। और p बराबर जो होता है m गुना v। m यहाँ पर है मास, यानी द्रव्यमान। m यहाँ पर क्या है? मास यानी द्रव्यमान। और v है वेग। v क्या है? वेग। तो संवेग की आपसे कोई अगर देखो, ये तो सेकंड न्यूटन का जो लॉ है, ये न्यूटन N4 क्या बन गया? न्यूटन इज सेकंड लॉ, न्यूटन का द्वितीय नियम। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। P बराबर m गुना v, यानी m क्या है यहाँ पर? मास यानी द्रव्यमान। v क्या है यहाँ पर? वेग। जिसे मुझे समझो, प्रॉपरली दिखाई दे रहा हूँ। अगर मुझे आप एक ऑब्जेक्ट मान सकते हो तो मेरा मास है। मेरा क्या है? मास। मुझे देखो, मैं कौन सी अवस्था में हूँ? विश्राम अवस्था में। तो मैं विश्राम अवस्था में हूँ, तो इस टाइम पे जो मेरा वेग है, मेरा वेग क्या है? जीरो। मेरा वेग क्या है? जीरो। दोबारा देखो, मुझे आप मास मान सकते हो। मेरा कोई मास है, मेरा कोई द्रव्यमान है, मेरा वेग क्या है? जीरो। तो यहाँ पर यदि मैं m की वैल्यू, मेरा मास मान लो मैं 50 kg मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा वेग क्या है? जीरो। तो मेरी वैल्यू जो आएगी संवेग की, वो क्या आएगी? जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि वेग का मान क्या है? जीरो। तो जो संवेग है, इसकी जो वैल्यू है वो किस किस पे डिपेंड करती है? द्रव्यमान और वेग पर। द्रव्यमान और वेग पर ही संवेग का वैल्यू डिपेंड करता है। ये दोनों होना चाहिए, द्रव्यमान भी होना चाहिए और वेग भी होना चाहिए, तभी क्या होगा? संवेग। ऐसा नहीं हो सकता है कि मास का मान जीरो है, यानी द्रव्यमान जीरो है और वेग है, तब भी संवेग क्या होगा? जीरो होगा। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, लेकिन उसका वेग यदि जीरो है, तो संवेग भी क्या होगा? जीरो होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि संवेग जो होता है, मोमेंटम जो होता है, उसका जो मान है, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मान है, वो किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल पर निर्भर करता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि P समानुपाती m गुना v, यानी ये जो संवेग होगा वो द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो मोमेंटम समझ में आया? मोमेंटम क्या होता है? संवेग क्या होता है? देखो, संवेग की डेफिनेशन बनेगी m फॉर मास को बोलते हैं द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। तो यहाँ से जो ये परिभाषा निकल रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर को अपन बोलते हैं रेट या टाइम। तो संवेग क्या होता है? m गुना v। संवेग होता है m गुना v, अपोन में क्या कर देंगे? t। आरोपित बल के समानुपाती होता है। ये न्यूटन का सेकंड नियम बना है, नहीं बना? देखो, ये फोर्स हो गया बल,
ये संवेग में परिवर्तन हो गया, और संवेग में परिवर्तन की टी क्या हो गया, दर हो गया, और ये आरोपित बल का क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो इसके बराबर होगी, बल के बराबर होगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसका द्रव्यमान है 10 kg, कितना है 10 kg, तो m मास कितना हो गया 10 kg, v कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड, ये वेग हो गया 2 मीटर पर सेकंड, ये वेग हो गया। t अपने पास हो गया 5 सेकंड, t अपने पास हो गया 5 सेकंड। अब हमको इसमें फोर्स की वैल्यू निकालना है, फोर्स की वैल्यू यानी बल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बल की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे वो कैसे निकालेंगे, देखो m गुना v 10 गुना 2 बटे में क्या हो जाएगा 5, f की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यानी ये जो कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान 10 kg है, इतना वेग है और इतने इसके वेग में परिवर्तन इतना लग रहा है 5 सेकेंड, तो इसकी इस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हम कितना फोर्स चाहिए, 10 दूनी 20, 4 न्यूटन का फोर्स चाहिए। कितने न्यूटन का फोर्स चाहिए, 4 न्यूटन का। अर्थात किसी भी वस्तु के वेग में, समझो किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो यहाँ से हम एक बल की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं, निकल सकती है बल की डेफिनेशन। देखो संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। ये नियम यही तो कहना चाहता है, और पहला नियम है उससे भी हमको किसकी परिभाषा मिलती है, बल की। लेकिन सेकंड नियम में ये कहता है कि जो किसी भी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है ना, वो किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बल के बराबर। तो यहाँ पर देखो F समानुपाती m गुना v अपॉन में t। m क्या है यहाँ पर, वस्तु का द्रव्यमान, m क्या है यहाँ पर, वस्तु का द्रव्यमान, v क्या है, वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी। तो F समानुपाती m इंटू वी अपॉन में t। तो ये होता है संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। न्यूटन का कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ है। यहाँ से संवेग की कई एग्जाम्स में, जैसे NTPC CBT 2 है, रेलवे है, उसके लिए इसमें से क्या है, ये क्वेश्चन हो रहता है, जैसे किसी भी कोई भी भौतिक राशि उसकी विमा और पूछ लेता है एग्जाम में। तो जैसे अपन इसकी विमा निकालते हैं संवेग की, तो संवेग क्या होता है, m गुना v। तो m क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान, m क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, kg। क्या होता है, kg। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और किसी भी भौतिक राशि को यदि विमा के रूप में लिखना है तो क्या लिखते हैं, mlt। क्या लिखते हैं, mlt। m क्या है यहाँ पर, m है यहाँ पर द्रव्यमान। m क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान। यदि किसी भी कोई भी भौतिक राशि है उसके अंदर हमको, जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम होता है m गुना v। m क्या है यहाँ पर, मास। तो जहाँ पर हमको मास किसी भी फॉर्मूले के अंदर, किसी भी सूत्र के अंदर यदि m गुना v आ जाता है यानी मास आ जाता है, तो मास जहाँ पे आएगा वहाँ क्या आएगा, kg। और kg के लिए अपन क्या लिखते हैं, m फॉर मास, मास लिखते हैं। तो kg है इसमें, है ना kg। अरे इस मात्रक के अंदर जो संवेग का मात्रक होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड, kg इंटू मीटर पर सेकेंड। तो इसके अंदर kg है, तो kg है तो m की पावर 1 रख देंगे। आगे किसका निशान है, गुना का निशान है, तो गुना का निशान है m। ये क्या होता है, m होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। और मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का। तो यहाँ पर देखो m कितनी बार है, 1 बार। सेकंड किसका होता है, t का। तो माइनस क्या लिख देंगे, 1। -1 क्यों लिखा है, क्योंकि इसको देखो अच्छे से, kg इंटू इसको मीटर, kg इंटू मीटर बटे सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको। अरे लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई, kg इंटू मीटर बटे सेकंड। तो kg इंटू मीटर बटे सेकंड। अब ये सेकंड जब ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इसलिए t की पावर क्या होगी, माइनस होगी। तो इसकी विमा लिख सकते हैं m1 L1 t-1। इसका भी ऐसे भी लिख सकते हैं m1 L t-1, ऐसे भी लिख सकते हैं m1 L1 t-1, m L t-1। ये किसकी विमा होगी, संवेग की। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इस विमा से इसका मात्रक निकालना चाहता हूँ तो मात्रक निकल सकता है। m क्या होता है, मास। किसके लिए, मास का मात्रक क्या होता है, kg। L क्या होता है, मीटर। और t क्या होता है, सेकंड। ये देख लो, ये दोनों समान हैं, एक जैसे हैं।
अरे दोनों एक जैसे हैं ना, इससे इस मात्रक से अपन विमा निकाल सकते हैं, इस विमा से अपन मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो संवेग क्या होता है, m गुना v, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। विमा होती है m1L1 t-1 या ml t-1। ये थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो समझ में आ जाएगा हमको आसानी से। आगे उसके बाद यहाँ पर आगे समझते हैं अपन, एक टर्म्स और आएगा इसमें, वो आएगा एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और इसको डिनोट करेंगे अपन ए से। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है त्वरण से। तो त्वरण क्या होता है, बिल्कुल ऐसे समझना है देसी तरीके से। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो उसका ये वेग है u। क्या वेग है u, देखो अच्छे से, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेग क्या है u, वेग क्या है u, लेकिन t सेकंड बाद इसका वेग हो जाता है v, इसका वेग क्या हो जाता है v, इसका वेग क्या हो जाता है v। कोई भी ऑब्जेक्ट था, उसका वेग क्या था u, t सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाता है v। जैसे अपन समझते हैं, जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं, जैसे बाइक चलाते हैं, तो जैसे बाइक चलाते हैं अपन स्टार्टिंग करते हैं, तो स्टार्टिंग में बाइक खड़ी है, तो बाइक कौन सी अवस्था में, विश्राम अवस्था में। जैसे अपन ने उसके अंदर किक दी तो वो स्टार्ट होगी, फिर भी कौन सी अवस्था में, विश्राम अवस्था में। तो विश्राम अवस्था में तो उस टाइम पे उसका जो वेलोसिटी है, स्टार्टिंग जो वेग है वो क्या है, जीरो है, स्टार्टिंग वेग क्या है, जीरो है। लेकिन जैसे ही अपन उसके अंदर एक्सीलरेटर खींचते हैं तो वो क्या है, गाड़ी क्या हो जाती है, वेग हो जाती है, यानी उसमें वेग स्टार्ट हो जाता है, यानी वो चलना स्टार्ट कर देती है, अर्थात वेग हो गया। तो ये जो उसका प्रारंभिक वेग था, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग यानी v, अब प्रारंभिक वेग u था और अब अंतिम वेग क्या है v, तो u से v यानी प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग में आने के लिए उसको क्या लगा होगा, टाइम। क्या लगा होगा, टाइम। तो यहाँ पर देखो वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन, वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन होने में क्या लग रहा है, समय। वेग में परिवर्तन होने में क्या लग रहा है, समय। तो हम बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर, हम बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में t। अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग अपॉन में t किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बराबर होता है। तो त्वरण की परिभाषा हो सकती है किसी भी वस्तु में वेग, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। देखो ये एक जैसी डेफिनेशन है, इसलिए मैंने एक जगह ही लिया है, इनको अलग अलग नहीं लिया क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको पढ़ो। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ तो क्या है, संवेग मोमेंटम है, लेकिन यदि त्वरण एक्सेलरेशन की परिभाषा निकालेंगे तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल की क्या होती है, समानुपाती होती है। या बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो v माइनस यू क्या है, ऊपर वाले को लिख सकता हूँ, v माइनस यू को लिख सकता हूँ वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। t को लिख सकता हूँ समय या दर, t को लिख सकता हूँ समय या दर। तो क्या हो गया, सूत्र क्या हो गया, a बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे में समय, या वेग में परिवर्तन बटे में दर, वेग में परिवर्तन बटे में दर, समय या दर। तो वेग में परिवर्तन बटे में समय या दर, या v माइनस में u अपॉन में t। v क्या है यहाँ पर, v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, t है समय, और a है यहाँ पर त्वरण। ये भी वेक्टर राशि है, ये भी सदिश राशि है, ध्यान रखना। v क्या है यहाँ पर, अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, t क्या है समय, a बराबर क्या है त्वरण। तो त्वरण की परिभाषा क्या होगी, मेरे साथ बोलो सभी, त्वरण की परिभाषा क्या होगी, वेग में परिवर्तन की दर वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। त्वरण की परिभाषा बोलो डेफिनेशन की, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है।
न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। न्यूटन का कौन सा नियम है, सेकंड नियम। और त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। एक बार मुझे देखो मैं कौन सी अवस्था में हूँ, विश्राम अवस्था में। मुझे देखो कौन सी अवस्था में हूँ, विश्राम अवस्था में। तो विश्राम अवस्था में हूँ तो इस टाइम पे जो मेरा वेलोसिटी है, मेरा जो वेग है वो क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड होगा ना। लेकिन जैसे ही मैं अब चलना स्टार्ट कर देता हूँ तो मेरे वेग में परिवर्तन हुआ ना। 0 से मेरा कोई भी वेग हुआ तो 0 से मेरे वेग, जो 0 से और वेग होने में जो समय लगा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, टी। उसको क्या बोल रहे हैं अपन, टी। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बराबर होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, स्क्रीनशॉट लो। संवेग होता है m गुना v। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग। v में अपन देखिए m1 L1 t माइनस 1। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद। अब इस लॉ पे हमको काम करना है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में इस परिभाषा को लिख सकता हूँ, F समानुपाती संवेग होता है m गुना v अपॉन में t। क्योंकि ये क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। अरे ओनली इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, संवेग में परिवर्तन की दर। ओनली इस फॉर्मूले को क्या बोल सकता हूँ, संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। अर्थात किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उतनी होगी जितना हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ में ये कहना चाहते थे कि कोई भी वस्तु है, यदि उसके संवेग में परिवर्तन की दर हमको करना है तो हम जितना उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही उसके संवेग में परिवर्तन की दर उत्पन्न होगा। ये न्यूटन जी कहना चाहते थे सेकंड लॉ में। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, क्रिकेट खेलते हो सभी, अरे क्रिकेट सभी खेलते हैं। तो क्रिकेट जब खेलते तो आपने देखा होगा कोई भी खिलाड़ी होता है, कोई भी फील्डर होता है, कैच करने वाला होता है, वो बॉल को, जैसे बॉल आ रही है सामने से तो कैच कर रहा है, तो उस बॉल को ऐसे पकड़ के और अपने हाथ को ऐसे पीछे की तरफ खींचता है। अरे खींचता है ना, क्यों खींचता है, वो इसलिए खींचता है क्योंकि जैसी बॉल आई, अगर हमने उसको डायरेक्ट ऐसे पकड़ा तो बॉल जैसे हाथ में आके लगेगी तो उस बॉल का जो वेग है एकदम से क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एकदम से क्या हो जाएगा, शून्य। और हमको पता है, हमने अच्छे से पढ़ा है, यदि वेग शून्य हो जाता है, यदि वेग शून्य हो जाता है, अरे मैंने अभी तो बताया था आपको m गुना v, यदि वेग शून्य हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर संवेग होगा क्या, बिल्कुल संवेग नहीं होगा। क्योंकि v एकदम से उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए देखा होगा आपने, अगर हम बॉल को डायरेक्ट पकड़ दें तो हाथ में ज़्यादा चोट लगती है, हाथ में लगती है। लेकिन जैसे बॉल को पकड़ के हम अगर पीछे की तरफ खींचते हैं तो हाथ में हमको नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि संवेग हो रहा है। क्या हो रहा है, संवेग। क्योंकि अगर जैसे मैंने बॉल को पकड़ा तो पकड़ती टक्कर हुई, हाथ में बॉल टकराई तो मैंने उस बॉल को पीछे की तरफ ले गया, तो आप बताओ संवेग हुआ ना। अगर मैंने डायरेक्ट उसको ऐसे पकड़ा है तो हाथ पर क्या लगी, चोट लगी, बॉल का वेग एकदम से क्या हो गया, शून्य। अगर वेग शून्य हो गया तो संवेग होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, संवेग बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए खिलाड़ी को हमेशा क्या आती है, चोट आती है। इसके और एग्जाम्पल संवेग, इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, बाइक में शॉकर लगाए जाते हैं, देखा है ना भाई। अरे बाइक में शॉकर लगाए जाते हैं, शॉकर सभी ने देखे हैं। शॉकर क्यों लगाए जाते हैं, आप सोचो कोई बाइक ऐसी है जिसमें शॉकर नहीं है, अपनी मोटरसाइकिल जिसके अंदर शॉकर नहीं है, और भाई अच्छा सा कहीं पे गड्ढा आ गया अच्छा सा, तो हमें चोट ज़्यादा लगेगी कि नहीं लगेगी, चोट ज़्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर भी वेग एकदम से क्या हो गया, शून्य हो गया। अगर उसमें शॉकर लगा होगा बाइक में तो जैसे ही वहाँ पर टक्कर होगी तो टक्कर होने के बाद भी उस वस्तु के अंदर क्या होगा, वेग होगा यानी संवेग होगा, तो उसका संवेग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका इसलिए क्या लगाए जाते हैं, शॉकर लगाए जाते हैं गाड़ियों के अंदर। ये शॉकर लगाना कोई ज़रूरी थोड़ी था, अरे था क्या,
ये इसलिए तो ज़रूरी था, न्यूटन के लॉ पे ही पूरा फिजिक्स चलता है, ये समझो। और भी इसके एग्जाम्पल देखना चाहो सेकंड लॉ के, तो ये ट्रेन देख लो, ट्रेन चलती है, ट्रेन और अगर अपन एक बाइक की बात करते हैं तो जैसे बाइक में अपन ब्रेक लगाते हैं तो बाइक एकदम से रुक जाती है, लेकिन ट्रेन में कभी ब्रेक लगाते ट्रेन एकदम से रुकती है क्या? नहीं रुकती। वो कैसे रुकती है? धीरे धीरे। तो हमने इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि जो बाइक होती है उसका संवेग, बाइक जो होती है उसका संवेग रेलगाड़ी के संदर्भ में या रेलगाड़ी के कंपैरिजन में या कंपेयर में क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। तो यहाँ से हमको एक चीज़ और पता लग गया, फिर भारी ज़्यादा वस्तु होगी, तगड़ी जो वस्तु होगी, द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा, बड़ा साइज जो होगा उसका संवेग क्या होगा? ज़्यादा होगा, और हल्की वस्तु का संवेग क्या होगा? कम होगा। जैसे इसके ये मार्कर है, ये डस्टर है, आप बताओ किसका संवेग ज़्यादा होगा? भारी कौन है दोनों में से? ये डस्टर है, तो इसका संवेग क्या होगा? ज़्यादा होगा, और इसका संवेग क्या होगा? कम होगा। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये कंपेयर किया जाता है कि एक भारी वस्तु है, एक हल्की वस्तु है, तो बताओ कौन सी वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा? तो कौन सी वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा? भारी वस्तु का। कौन सी वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा? भारी वस्तु का। जैसे एक ट्रक है और एक रेलगाड़ी है, इन दोनों में से किसका संवेग ज़्यादा होगा? रेलगाड़ी का। ट्रक का क्या होगा? कम होगा। ट्रक का क्या होगा? कम होगा। कैसे पता करना है? पता करना है, यदि मैं ट्रक के अंदर ब्रेक मारता हूँ, यदि मैं ट्रक के अंदर ब्रेक मारता हूँ तो ट्रक रुक जाएगा एकदम से, लेकिन यदि अपन रेलगाड़ी पर ब्रेक लगाते हैं तो रेलगाड़ी क्या करती है? धीरे धीरे रुकती है। आप सोचो यदि इसके अंदर भी ट्रक जैसा ब्रेक होता तो रेलगाड़ी क्या पीछे से नहीं उठ जाती क्या भाई? अरे पिछला वाला हिस्सा कहाँ जाता? आगे। क्यों? क्योंकि उसका संवेग एकदम से क्या हो गया? शून्य हो गया। एकदम से क्या हो गया? शून्य। तो इसलिए ध्यान रखना है, रेलगाड़ी का जो ब्रेक होता है, वैसे बता देता हूँ, रेलगाड़ी का जो ब्रेक होता है वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। लेकिन यहाँ पे न्यूटन के सेकंड लॉ इसलिए यूज होता है कि कोई बड़ी वस्तु है तो उसका संवेग क्या होता है? ज़्यादा होता है। छोटी वस्तु का संवेग क्या होता है? कम होता है। छोटी वस्तु का संवेग क्या होता है? कम होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। ये हमने भी पढ़ा था, m गुना वी अपॉन में टी, m गुना वी अपॉन में टी। ये क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ F समानुपाती dy अपॉन में dt। तो यहाँ पर dy अपॉन में dt, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dp। p क्यों लिखा है? क्योंकि p क्या है? यहाँ पर मोमेंटम यानी संवेग है। इसकी जगह मैं p भी तो लिख सकता हूँ, संवेग। इसकी जगह मैं p लिख सकता हूँ p। m गुना v किसके बराबर होता है? p के बराबर होता है। t क्या हो गया? दर हो गया, समय हो गया। तो F समानुपाती dp अपॉन में dt। p क्या है? यहाँ पर मोमेंटम है यानी संवेग है, या इसको लिख सकता हूँ F समानुपाती dy अपॉन में dt, या मैं इसको लिख सकता हूँ F समानुपाती dv अपॉन में dt, या मैं इसको लिख सकता हूँ F समानुपाती डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। डेल्टा v क्यों लिखा है? डेल्टा v है वेग में परिवर्तन, और t क्या है? परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर, अरे वेग में परिवर्तन की दर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण। तो F समानुपाती एक्सेलरेशन यानी त्वरण, m अपन लिख देंगे मास, क्योंकि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर किसी भी वस्तु के अंदर त्वरण जीरो है, किसी भी वस्तु के अंदर यदि त्वरण जीरो है, मैं इधर लिख देता हूँ इसको, एक्सेलरेशन क्या होता है? v अपॉन में t यानी वेग में परिवर्तन की दर। तो F समानुपाती ये किसके बराबर होता है? v अपॉन में t यानी वेग में परिवर्तन की दर। अरे वेग में परिवर्तन की दर हमने पढ़ा था ना, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। तो मैं इसकी जगह F समानुपाती a लिख सकता हूँ। F समानुपाती a, ये भी एक वेक्टर राशि है, ये भी एक वेक्टर राशि है, दोनों सदिश राशि है। राशि अपन पढ़ेंगे दो प्रकार की होती है, एक तो स्केलर है, एक वेक्टर, सदिश और अदिश। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। F समानुपाती a, यहाँ पर F और a, अरे
ए क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन, त्वरण। तो किसी भी वस्तु का त्वरण होगा तो उसका द्रव्यमान तो होगा। अरे कोई मैं ये मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको समझो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, दिखाई दे रहा है, चलो मैं देखता हूँ ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है प्रॉपर, और इधर कर लेता हूँ, अब और भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये देखो लेक्चर स्टैंड है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेग क्या है, 0, इसका वेग क्या है, 0। जब इसका वेग 0 होगा तो इसका त्वरण भी क्या होगा, 0, क्योंकि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ इसका वेग क्या है, 0। जब वेग 0 है तो इसका त्वरण भी 0 है। आप मुझे बता दो इसका द्रव्यमान 0 है क्या, मास 0 है, इसका मास 0 है क्या, मास इसका 0 नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट का कभी भी मास 0 नहीं हो सकता, ये चीज़ ध्यान रखना। अब चाहे विश्राम अवस्था में इसका वेग 0 है लेकिन इसका मास 0 नहीं है। इसके अंदर पदार्थ की मात्रा तो है, इसके अंदर लकड़ी नहीं लगी हुई है क्या, ये लकड़ी इसका क्या है, पदार्थ है, ये लकड़ी इसका क्या है, पदार्थ है। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन किसी वस्तु का वेग 0 हो सकता है, त्वरण 0 हो सकता है, उसका भार 0 हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता। इसलिए इसको बोलते हैं कि द्रव्यमान जो होता है वो नॉट चेंजेबल राशि होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वेग में परिवर्तन हो जाता है, त्वरण में परिवर्तन हो जाता है, उसके भार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज़ को तो बिल्कुल ऐसे तुमको ध्यान रखना है कि जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो कभी भी तो परिवर्तनशील नहीं होता है और कभी उसका मान 0 नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। छोटी से छोटी वस्तु हो, चाहे ये ले लो, ये पेन ले लो, खूब छोटा है लेकिन इसका भी द्रव्यमान, इसका भी मास है। इसके अंदर पदार्थ की मात्रा नहीं है कि इसके अंदर ये प्लास्टिक लगा हुआ है, ये रबड़ लगा हुआ है, ये इसके अंदर ये इंक डली हुई है, ये भी इसका क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान किसी भी वस्तु का 0 नहीं हो सकता, लेकिन उसका वेग 0 हो सकता है। जब वेग 0 होगा तो उसका त्वरण भी क्या होगा, 0। तो अगर मैं यहाँ इस फॉर्मूले में यदि F समानुपाती लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर m और लगा देता हूँ, F समानुपाती m गुना a, तो क्या ये समझ में आया। m क्या यहाँ पर किसी भी वस्तु का क्या है, द्रव्यमान। m क्या है, किसी भी वस्तु का क्या है, द्रव्यमान। तो F समानुपाती क्या होता है, m गुना a। m क्या है यहाँ पर, मास, और a क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो फोर्स होता है, देखो समानुपाती जब चेंज होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि ये नियतांक हो जाएगा, m गुना में क्या हो जाएगा, a। यहाँ पर F बराबर मैं लिख सकता हूँ m गुना a। a क्या है यहाँ पर, मास यानी द्रव्यमान, और a क्या है यहाँ पर, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो ये किसका सूत्र हो गया, बल का सूत्र। तो बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुना में त्वरण। न्यूटन के कौन से नियम से प्राप्त हुआ है, सेकंड नियम से। कौन से नियम से प्राप्त हुआ है, सेकंड नियम से। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बल का सूत्र या बल का व्यंजक, उसको एग्जामिनर साला पूछा है, पता है कैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है कि बताओ, एक तो सीधा लिखेगा बल का सूत्र, इसी को क्या लिखेगा, इंग्लिश में लिख देगा फॉर्मूला, इसी को लिख देगा व्यंजक, इसी को क्या लिख देगा, व्यंजक। बोलेगा कि बताओ बल का व्यंजक हमें न्यूटन के कौन से नियम से प्राप्त होता है। तो हमको पता है व्यंजक का मतलब भी क्या होता है, फॉर्मूला ही होता है। तो किससे प्राप्त होता है, सेकंड नियम से। लेकिन परिभाषा किससे प्राप्त होती है, फर्स्ट नियम से। इससे नेक्स्ट क्लास में इस पे डिपेंडेड हम न्यूमेरिकल देखेंगे, जो अभी तक क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी पीछे प्रीवियस ईयर के एग्जाम से जो रेलवे के एग्जाम है उन्हें पूछे हुए क्वेश्चन उठाएंगे, वो न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड लॉ बचेगा, उसको भी पढ़ लेंगे। उसके बाद कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लगातार क्लास को देखते रहिए, लगातार इसको शेयर करते रहिए और लाइक करिए, बार बार रिवीजन करिए। ये गारंटी है आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। 1-2 क्लास थी स्टार्टिंग की, उसमें आपको थोड़ा ऐसा लगा होगा, बाकी शुरू की क्लासें हैं, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। आप तो यही बस पढ़ते रहिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।